हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। आप सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मैं रामभवन चौरसिया आज आपको हमारा पर्यावरण उच्च प्राथमिक स्तर से संबंधित जो है लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीटीसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। जब भी हम टेट, सीटेट, सुपर टेट की परीक्षा देने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप लोग जूनियर का पर्यावरण अध्ययन का जो है पुस्तक पढ़ लीजिएगा, तो किसी को प्राप्त होता है पुस्तक, किसी को नहीं प्राप्त होता है, या फिर उसके पास समय नहीं रहता है उसको देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि जो है क्यों ना जो है हम हमारा पर्यावरण उच्च प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 6 से 8 तक का मैं जो है एक लघुत्तरीय प्रश्न बना दूं, जिसमें सभी प्रश्न आ जाएं। और इसको 2 पार्ट में मैं बनाने वाला हूं। जो ये हमारा पर्यावरण है उच्च प्राथमिक स्तर, इसका हम 2 वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारा आ नहीं सकता। मेरा प्रयास यह है कि मैं 2 ही पार्ट में जो है पूरा हमारा पर्यावरण उच्च प्राथमिक स्तर का पढ़ा दूं, जिससे आप लोगों को बार बार वीडियो न देखना पड़े। तो इस नाते जो है आप लोग ध्यानपूर्वक बैठ जाइए और जो है जल्दी जल्दी मैं जो है, क्योंकि इसका व्याख्या करूंगा तो बहुत समय लगेगा, तो व्याख्या मैं नहीं करूंगा, मैं केवल आपको इस पुस्तक का जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप लोग अगर हमारा वीडियो देखना चाहते हैं और अब आपको पसंद आए तो अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस करना न भूलिएगा, क्योंकि जो आप वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब रेड कलर में होगा। इसको जब आप टच करेंगे तो 3 घंटी दिखाई देगी। तो जो पहला घंटी है जिसमें आल लिखा है उसको आप टच करेंगे तो ये घंटी काली हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगा, तो जानिएगा हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। और चैनल सब्सक्राइब होने से आपको फ़ायदा क्या है कि जो भी हम इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे वो आप तक सर्वप्रथम पहुंचेगा। तो ठीक है, हम बिना देर की अपना यह वीडियो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। इसके बाद दूसरा लाएंगे जो से पूरा संपूर्ण पुस्तक का नॉलेज आप तक पहुंच जाए। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो चूँकि देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्लास 6 to 8 पर्यावरण उच्च प्राथमिक पार्ट 1। हमारा पर्यावरण उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 महत्वपूर्ण संपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरी एक ही वीडियो में, ठीक है। मतलब मैं इसको एक ही वीडियो में लिखा हूँ लेकिन 2 पार्ट में बनाऊँगा। तो मैं पढ़ते चला जाऊँगा, आप लोग तक वह नॉलेज पहुँच जाए, मेरा यही ध्येय है, मेरा ही लक्ष्य है, जिससे कि कोई चीज़ आपसे छूटे न। तो यहाँ देखिए लिखा है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद। अक्सर पूछा जाता है कि पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद होता है परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा, ठीक है। तो पर्यावरण मतलब होता है कि जो हमारे चारों तरफ आवरण रूपी से घिरा हुआ है, जो हमारे चारों तरफ एक आवरण है, जो आवरण है वही प्रकृति है, वही पर्यावरण है। तो जो आवरण है वही जो हमारे चारों तरफ घिरा वही पर्यावरण है। तो पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? परिधन आवरण। परि का अर्थ है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ है घेरा। पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो पर्यावरण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण और दूसरा है मानवीय सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक भौतिक आवरण में आपका जीव जंतु आ जाएंगे और मानवीय सामाजिक पर्यावरण में आपका परिवार, समाज आ जाएगा, आदि आदि। फिर आगे मैं पढ़ाऊँगा इससे संबंधित। जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि किसके अंतर्गत आते हैं? मैंने जो बताया अभी उसी का यह है व्याख्या रूप है कि जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप जानते ही हैं कि जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधा, जीव जंतु, सूर्य सब का है प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है।
तो जब नेचुरल चीज़ है तो ये जो है आपका किस में आएगा, प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण में। ठीक है। फिर है मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायु, मान आदि पर्यावरण के किस प्रकार में आते हैं, तो आपका वायुमान जो है यह आ जाएगा प्राकृतिक सामाजिक पर्यावरण में, क्योंकि जो मकान है ये कृत्रिम है, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल जितने हैं ये सब मानव द्वारा कृत्रिम है, बनाए हुए हैं, इस नाते ये प्राकृतिक सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। फिर दे रहा है प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, जिसको हम सब नहीं बना सकते हैं, हम सब मतलब मनुष्य, जिनको हम सब नहीं बना सकते हैं, जैसे जल, हवा, सूर्य, मिट्टी, पहाड़ आदि। तो जो चीज़ हम बना नहीं सकते, जो नेचुरल चीज़ है, वह जो है किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण में। प्राकृतिक मतलब यहाँ नेचुरल समझ लीजिएगा, नेचुरल भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। मानवीय सामाजिक पर्यावरण किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा, यहाँ सामाजिक शब्द आया है तो सामाजिक मतलब समझिए समाज से है, और समाज से आप ले लेंगे मनुष्य, समाज का मुख्य केंद्र कौन है, मनुष्य है। तो इस प्रकार जो मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ कृत्रिम वस्तुएं हैं उन्हीं को जो है मानवीय सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल आदि। प्राकृतिक पर्यावरण के कितने भाग हैं, अब वो जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके कितने भाग हैं, तो इसके दो भाग हैं, जैविक पर्यावरण और एक अजैविक पर्यावरण। तो जैविक पर्यावरण इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं। जैविक मतलब जीव, जैविक से आप ले लीजिएगा जीव, जीव से संबंधित सभी जीव जंतु इसमें आते हैं। अजैविक पर्यावरण में यह स्थल, जल, वायुमंडल से मिलकर बना है। अजैविक मतलब जिसमें जीव न हो, तो यह स्थल, जलमंडल, वायुमंडल से मिलकर बना है। एक उदाहरण मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, एक प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण और दूसरा है मानवीय सामाजिक पर्यावरण। फिर प्राकृतिक जो भौतिक है उसमें दो पार्ट हैं, एक जैविक पर्यावरण और दूसरा है अजैविक पर्यावरण। तो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पादप, जंतु, और अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। उसके बाद मानवीय सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है। तो इस कोर्स में जो दिया गया अभी उतना ही मैं बताऊंगा, आगे फिर देखिए। तो जैविक पर्यावरण के कितने भागों में बांटा गया, अभी मैंने बताया कि दो भागों में बांटा गया है, एक जो है पादप और दूसरा है जंतु। अजैविक पर्यावरण को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो अजैविक पर्यावरण को तीन भागों में व्यक्त किया गया, एक स्थल मंडल, एक जल मंडल और दूसरा वायुमंडल। ठीक है। फिर दे रहा है स्थल मंडल किसे कहते हैं, यहाँ देखिए लिखा है स्थल मंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को, पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान आदि आते हैं। अब मैं व्याख्या कर रहा हूँ एक एक चीज़ का। फिर उसके बाद है जलमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप, पृथ्वी के जल वाले सभी भाग को सम्मिलित रूप को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के 3/4 मतलब 3/4 भाग जल से घिरा है। प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर जल का कितना भाग है, तो 3/4 भाग जो है पृथ्वी जल से घिरा हुआ है, जिसमें महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, नहर, नाली, नाले आदि आते हैं। उसके बाद दे रहा है वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु वायुमंडल का निर्माण करती है। जो पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली जितनी भी गैस हैं, वायु हैं, वो वायुमंडल का निर्माण करती हैं। वायुमंडल से ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। ठीक है। स्वपोषी किसे कहते हैं, हर पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी पौधे ही होते हैं और कोई नहीं होता है, क्योंकि स्वपोषी जो है पौधे जो होते हैं वो स्वयं भोजन अपना निर्माण करते हैं। तो स्वपोषी किसे कहते हैं, हर पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। मतलब पौधा ही स्वपोषी होता है। प्रश्न आता है कि पौधा क्या है, जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधा इत्यादि। तो उसमें आप जो है पौधे पर ट्रिक लगाएंगे। 10 अजैविक घटकों का नाम लिखिए। तो अजैविक जिसमें जीव नहीं है, मतलब ठीक है, जैविक जब रहेगा तो जीव जंतु से संबंधित होगा। अजैविक मतलब जिसमें जीव जंतु नहीं है, जिसमें जीवन लाइफ नहीं है।
तो महासागर, सागर, नहर, नदी, नाले, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, यानी मतलब जलमंडल, भूमंडल और वायुमंडल के अंतर्गत जितने भी कारक आते हैं सब जो है अजैविक घटक के में सम्मिलित होते हैं। फिर दे रहा है संसाधन किसे कहते हैं? हमारे आसपास उपस्थित हर वस्तु जिसका हम अपने विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं संसाधन कहलाती है। हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं जिनका हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, वही संसाधन कहलाता है। जैसे छड़, बालू, सीमेंट, किताब, कॉपी, ये सब क्या है? ये सब जो है हमारे संसाधन हैं। फिर प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन माने वस्तु जिनको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, यहाँ समझ लीजिएगा नेचुरल। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन या वस्तु जिनको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, अर्थात ये संसाधन निःशुल्क हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। फिर दे रहा हमारे शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आता है कि हमारे शरीर में जल का कितना प्रतिशत है? पूरे शरीर मान लीजिए 100% शरीर है तो उसमें कितना परसेंट जल है? तो 70% जो है हमारे शरीर में जल ही जल है। ठीक है। सौर ऊर्जा हमारे लिए क्यों आवश्यक है? पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार सूर्य है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है। सौर ऊर्जा हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी जीवन हैं सभी जो है सभी का आधार सूर्य है, सन है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य से हमें कौन सा तत्व प्राप्त होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सूर्य से हमें जो है कौन तत्व मिलता है? विटामिन डी मिलता है। अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, जिन्हें कचरा भी कहते हैं। तो अपशिष्ट मतलब क्या होता है? खराब वस्तुएं या कचरा, कूड़ा करकट। तो मनुष्य और अन्य जीवों के द्वारा, न केवल मनुष्य, मतलब मनुष्य और अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, जिन्हें कचरा भी कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थों मतलब कचरा को हम कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं, माने बांट सकते हैं? तो यह 3 भागों में बांटा गया है। एक ठोस अवस्था में, एक द्रव अवस्था में, एक गैसीय अवस्था में। तो एक होता है ठोस अपशिष्ट, दूसरा होता है द्रव अपशिष्ट और तीसरा होता है गैसीय अपशिष्ट। आगे देखते हैं ठोस अपशिष्ट को कितने भागों में, अब जो ठोस अपशिष्ट है उसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक सूखा कचरा और एक गीला कचरा। प्रश्न आता है ठोस अपशिष्ट को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 2 भागों में बांटा गया, एक सूखा कचरा और गीला कचरा। सूखा कचरा में क्या आते हैं? कारखानों से निकलने वाला रासायनिक कचरा, मतलब जो कचरा या जो अपशिष्ट मतलब वो गले न, उसको सूखा अवस्था में रहे। जैसे मान लीजिए मोबाइल है, चार्जर है और टीवी का अन्य सामान है। कारखानों से निकलने वाला रासायनिक कचरा को जो है सूखा कचरा के अंतर्गत रखते हैं। और गीला कचरा मतलब जो गल जाए, ठीक है। तो फलों एवं सब्जियों के छिलके, ये बाद में मतलब कुछ दिन के बाद क्या होता है? गल जाते हैं। इस नाते हम जो है इसको गीला कचरा में रखते हैं। अपशिष्ट पदार्थों का स्रोत क्या है? अपशिष्ट जो मतलब कचरा जो प्राप्त होता है वो कहाँ कहाँ से आते हैं? तो घर व ऑफिस से निकला कचरा, कृषि, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्रों से निकला कचरा, प्राकृतिक घटनाओं एवं युद्ध से निकला कचरा, घरेलू कार्यों जैसे कपड़ा धोने से निकला गंदा जल, शौचालय व पालतू पशुओं का मलमूत्र, कांच एवं प्लास्टिक के टूटे सामान, कांच मतलब शीशा व प्लास्टिक के टूटे सामान, पुराने समाचार पत्र एवं मैगजीन। ठीक है। तो मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कराना चाहता हूँ, जिससे कि यह वीडियो 2 पार्ट में बन जाए। ई कचरा का क्या तात्पर्य है? ई कचरा का क्या तात्पर्य है? तो ई से मतलब आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ई कचरा से क्या तात्पर्य है? घर या ऑफिस से ई कचरा निकलता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं, जिसके अंतर्गत खराब कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सीडी, बैटरी व अन्य
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी आदि, ये सब जो है हमारे घरों में निकलते हैं और ऑफिसों में निकलते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं, लोग इधर उधर फेंके रहते हैं। ठीक है, तो इसका एक जो है हम उपयोग कर सकते हैं कि अगर कबाड़ी वाला आता है तो उस कबाड़ी वालों को हम दे सकते हैं। ठीक है, और उससे वो जो है पुनः चक्कर हो जाएगा, मतलब वो कंपनी में जाएगा और उससे फिर नया जो है इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बन जाएगा। ठीक है, फिर से नया सामान बन जाएगा। तो इस प्रकार से ही कचरा का जो है यह प्रदूषण के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, अहितकर हैं। तो इस नाते हमको जो है ई कचरा को कबाड़ी वाले को दे देना चाहिए, जिससे वो कबाड़ी वाला ले जा करके पुनः कंपनी में दे देगा और उसमें गला करके पुनः जो है नया कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सीडी, बैटरी आदि बन जाते हैं। इससे पुनः चक्कर लगाते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे। ठोस अपशिष्ट का उदाहरण दें। अब ठोस अपशिष्ट क्या होता है? तो ठोस अपशिष्ट में जैसे सब्जी व फलों के छिलके, टूटे फूटे बर्तन, कांच मतलब शीशा, प्लास्टिक एवं लोहे के अनुपयोगी सामान, घर व कारखानों से निकली राख, खेत खलिहान से निकलने वाली विभिन्न फसलों का डंठल, भूसी आदि ठोस अपशिष्ट के उदाहरण है। इसके दो पार्ट हैं, आप जानते हैं, एक है सूखा अपशिष्ट और दूसरा है गीला अपशिष्ट। ठोस में दो जो है प्रकार हैं। सूखा मतलब गले न सड़े न, उसको सूखा अपशिष्ट कहते हैं, और गीला का मतलब जैसे फल सब्जी आदि है, ये जो है ये गीला अपशिष्ट में आते हैं। और जैसे लोहे का सामान है तो गलेगा नहीं, तो ये सूखा अपशिष्ट में आएगा। ठीक है, द्रव अपशिष्ट के उदाहरण दे। अब जो है द्रव अपशिष्ट के आपको उदाहरण दे रहे हैं कि क्या क्या होता है। जैसे नलियों एवं सीवर का गंदा पानी और उर्वरक, चमड़ा शोधन, विद्युत उत्पादन केंद्रों तथा उद्योगों से निकलने वाला गंदा और विषैला जल द्रव अपशिष्ट के उदाहरण हैं। मतलब नलियों में और सीवर का गंदा पानी और उर्वरक मतलब खाद, उर्वरक मतलब होता है खाद के कारखानों, और चमड़ा शोधन, यहाँ चमड़ा का शोधन होता है जो है, और विद्युत उत्पादन केंद्रों जैसे टीवी, फ्रिज इत्यादि जो है केंद्रों तथा उद्योगों से निकलने वाला गंदा और विषैला जल जो है द्रव अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दे रहा है गैसीय अपशिष्ट के उदाहरण। लकड़ी व कोयले के जलने से, लकड़ी और कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, परिवहनों के साधनों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा करकट व मरे जीवों के सड़ने से निकलने वाले गैसों का दुर्गंध आदि गैसीय अपशिष्ट है। उसके बाद दे रहा है औद्योगिक कचरा किसे कहते हैं। तो सब प्रश्न शब्दों से ही मालूम हो जा रहा है कि औद्योगिक कचरा मतलब जो उद्योगों से निकलता है उसको औद्योगिक कचरा कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे को अंतर्गत, औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे के अंतर्गत सभी तरह की फैक्ट्रियों एवं मिल जैसे स्लाटर मतलब कसाई घर, शराब भट्ठी, टेक्सटाइल, पेपर मिल से निकलने वाला ठोस एवं तरल कचरा आता है। इसमें दोनों आते हैं, ठोस और तरल दोनों आते हैं भौतिक औद्योगिक कचरा के अंतर्गत में। ठीक है, फिर आगे देखिए लिखा है चिकित्सीय अपशिष्ट। इससे भी यह आपको आभास हो जा रहा है कि चिकित्सीय अपशिष्ट किसे कहते हैं। जो चिकित्सा क्षेत्र से निकलते हैं उसको चिकित्सीय अपशिष्ट कहते हैं। चिकित्सीय अपशिष्ट का उदाहरण दीजिए। चिकित्सीय अपशिष्ट जो कि अस्पतालों और दवाखानों से निकलता है। यह कहाँ से निकलता है? अस्पताल और दवाखानों से निकलता है। जैसे पट्टी, बैंडेड, खराब दवाएं, उपचार में प्रयुक्त रुई, सिरिंज आदि बहुत हानिकारक होता है। अपशिष्ट के रूप में, अपशिष्ट मतलब कचरा के रूप में, यह कचरा जो एकत्रित होता है अनेक तरह के संक्रमण का कारण होता है, मतलब संक्रामक रोग का कारण होता है। अपशिष्ट संग्रह का प्रभाव या दुष्प्रभाव। जो अपशिष्ट हम अपने घरों में रखते हैं या जो कल कारखानों में रखते हैं उसका बहुत बड़ा ही दुष्प्रभाव होता है। तो उससे क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? तो अभी तक आपने यह जाना कि किन किन क्षेत्रों से किस प्रकार का अपशिष्ट या कचरा निकलता है। यदि ये अपशिष्ट इसी तरह इकट्ठे होते रहें तो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होंगे। ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। मतलब जो भी अपशिष्ट है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कुछ खाने पीने का सामान लाया और उसको मतलब केला लाया आपने, तो केला लाया और खा लिया, लेकिन उसका केला का छिलका आपने वहीं फेंक दिया। ठीक है, उसी तरह वो सड़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार कोई और सामान लाए, उसका जो है जो अपशिष्ट है
उसका जो सामान था यूज किया और बाकी जो शेष सामान था उसको आपने वहीं फेंक दिया, वो सड़ने लगेगा, गलेगा, तो उससे दुर्गंध निकलता है। फिर दुर्गंध निकलने से क्या होता है कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उदाहरण मैंने एक तरह से बताया है। तो अभी तक आपने यह जाना कि किन किन क्षेत्रों से किस प्रकार का अपशिष्ट निकलता है। यदि ये अपशिष्ट इसी तरह इकट्ठे होते रहें तो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होंगे। ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। फिर जरा अपशिष्ट दुष्प्रभावों के कई उदाहरण हैं। ये इसके बाद जो प्रश्न आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है अपशिष्ट दुष्प्रभावों के कई उदाहरण हैं और वैश्विक उदाहरण है, बड़े बड़े उदाहरण हैं और यही प्रश्नों हमारे टेट सीटेट सुपर टेट में अक्सर पूछे जाते हैं। इस नाते में जो है इस पर मैंने VIQ लगा दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भोपाल गैस त्रासदी से आप क्या समझते हैं? भोपाल गैस त्रासदी से क्या समझते हैं? भोपाल गैस त्रासदी में जो है गैसों का क्या था, एक अपशिष्ट था, कचरा था, जिसका जो है दोहन नहीं किया गया था, उसका कहीं निस्तारण नहीं किया गया था और वो इकट्ठा वैसे पड़े हुए थे। तो भोपाल गैस त्रासदी से आप क्या समझते हैं? दिसंबर 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री से, कब की बात है? सन 1984 महीना दिसंबर, भोपाल की बात है। एक कंपनी थी, उसका नाम था यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मैथिल आइसोसाइनाइड, जिसको अंग्रेजी में MIC कहते हैं, मैथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। क्या हुआ? रिसाव हुआ, मतलब लीक हो गया। ठीक है। इस शहर के लाखों लोगों को प्रभावित किया तथा हजारों पीड़ितों की मृत्यु हो गई। अन्य लोग जीवन काल के लिए अनेक बीमारियों जैसे कैंसर, सांस फूलना, सिरदर्द, अंगों का शून्य होना से ग्रसित हो गए। मतलब जो मैथिल आइसोसाइनाइड था, जिसको अंग्रेजी में MIC कहते हैं, प्रश्न भी आता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस जो है रिसाव हुआ था? तो मैथिल आइसोसाइनाइड, जिसको अंग्रेजी में MIC कहते हैं, इस गैस के द्वारा जो है लाखों लोगों का जो है कैंसर हो गया, सांस फूलने लगा, सिरदर्द होने लगा, अंगों का शून्य होना और जीवन भर के लिए जो है अपंग हो गए। ठीक है। तो यह जो है इस शहर से लाखों लोग प्रभावित किया तथा हजारों पीड़ितों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इस घटना को कौन गैस त्रासदी? भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानता है। इस घटना के बाद भी फैक्ट्री के कचरे के रूप में घातक रसायन निकले। एक घटना हो जाने के बाद भी उस फैक्ट्री से कचरे के रूप में बहुत ही घातक, मतलब डेंजर जो है गैस या रसायन निकले, जिसने आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी जल को प्रभावित किया। मतलब वहाँ की उर्वरा शक्ति को भी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी नष्ट कर दिया। आज भी इन अपशिष्टों का दुष्प्रभाव वहाँ की आने वाली पीढ़ियों में देखा जाता है। मतलब आज भी जो है वो जो गैस भोपाल गैस त्रासदी में मैथिल आइसोसाइनाइड निकला था, उसका दुष्प्रभाव आज भी आने वाली पीढ़ियों में दिखाई देता है। जैसे कहीं किसी को जो है कैंसर है तो किसी को सांस फूल रहा है, किसी का सिरदर्द है, किसी का अंगों का शून्य होगा। मतलब पोलियो टाइप का एक तरह से जो है रोग से वो ग्रसित बच्चे होते हैं जो जन्म लेते हैं। उसी से संबंधित एक वैश्विक रोग और जो है दुनिया में आया था, जो अपशिष्ट से संबंधित है, मीना माता रोग। ये प्रश्न आता है, मीना माता रोग क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्यों हुआ? तो इसको प्रश्न बच्चे समझते हैं कि मीना माता रोग कहाँ से आ गया। तो यह जो है मीना माता रोग के विषय में बता दे रहा हूँ, जानकारी रखना आवश्यक है। जापान देश के कुमामोटी, मतलब कुओमितांग क्षेत्र की एक कंपनी, किस देश की बात है? जापान देश की बात है। वहाँ का कौन सा क्षेत्र था? कुमामोटी, जिसका कुओमितांग क्षेत्र की एक कंपनी है, जिसको चिस्पू कॉरपोरेशन ने 1932 से 1968 के बीच पारे को अपशिष्ट के रूप में मीना माता खाड़ी में फेंक दिया। तो प्रश्न आता है कभी कभी कि जो मीना माता रोग है वो किससे संबंधित है? तो मीना माता जो रोग है वो पारे से संबंधित है। किससे संबंधित है? पारा से। इसको ध्यान रखिएगा। और एक कहाँ की रोग था? ये जापान का रोग था। किस क्षेत्र का था? कुमामोटी, मतलब कुओमितांग क्षेत्र की बात थी, सन 1932 से 1968 के बीच में। तो जो पारा था, जो कंपनी था, उस कंपनी में ज़्यादा जो है पारे की मात्रा थी और उसको एक जगह जो है उसको जो है अपशिष्ट किया गया था, जिसको बाद में मीना माता खाड़ी मतलब समुद्र में फेंक दिया गया। उस अपशिष्टों को, जो पारा था, उस पारे को कहाँ फेंक दिया गया? मीना माता खाड़ी में फेंक दिया गया।
इस खाड़ी का जल का प्रदूषण स्तर बहुत अधिक हो गया। जो खाड़ी मतलब होता है समुद्र का जो है मतलब जो खाड़ी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपका नदी है, ऐसे नदी बहती आती है तो फिर उसमें जो है इसे समुद्र में पानी जो है ये गिर जाता है। ये नदियों का अंतिम अवस्था होता है ये, और ये समुद्र होता है तो यहाँ पर खाड़ी बनती है। क्या बनती है? खाड़ी बनती है। तो ये पानी जो है समुद्र में आकर गिरता है, ये नदियाँ हैं, ठीक है। और ये पानी आता है तो जब लास्ट अवस्था नदी की आती है वृद्धावस्था, तो ये कई में रास्तों से होकर समुद्र में गिरती हैं, तो ये जो रास्ता बनता है इसी को खाड़ी कहते हैं। तो ये जो है जो जापान के लोग थे वो इस खाड़ी में ला करके जो है गिरा दिए। क्या गिरा दिए? जो अवशेष मात्रा में पारा था। इस खाड़ी का जल का प्रदूषण स्तर बहुत अधिक हो गया। खाड़ी की मछलियों में यह पारा जहर के रूप में प्रवेश, जो वहाँ की मछलियाँ थी उस पारे को वो खा ली, मतलब भोजन कर ली, जिससे उनके अंदर भी वो जहर चला गया। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित। कितने लोग प्रभावित हुए? 3000 लोग प्रभावित हुए, जिनमें हाथ पैर मुंह शून्य हो गया। संवेदन में गड़बड़ी, मतलब वो सुनने में और क्रियाकलाप करने में उनमें गड़बड़ी होने लगी। हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव, मतलब हाथ कहीं जा रहा था पैर कहीं जा रहा था, ठीक है। मतलब उनके अंदर चेतना शून्यता आ गई थी, मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे हमको क्या करना है क्या नहीं करना। उनके अंदर चेतना शून्यता आ गई थी, मतलब उनका चेतन अवस्था शून्य में चला गया था। हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव एवं फालिज जैसे लक्षण दिखाई दिए। बहुत से लोगों की इस बीमारी से मृत्यु भी हो गई। यह बीमारी पहली बार मीना माता खाड़ी के आसपास रहने वालों में देखी गई। पहली बार यह जो रोग था, ये जो मीना माता खाड़ी के आसपास लोग रह रहे थे उनमें देखी गई। इस कारण इसे मीना माता रोग कहा जाने लगा। कौन रोग कहा जाने लगा? मीना माता। जिस प्रकार हमारे यहाँ एक चेचक रोग होता है, तो उस चेचक रोग चूँकि एक संक्रामक रोग है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग उसको चेचक माता कहते हैं। तो उसी तरह से वहाँ जो जापान में यह आया उसको मीना माता, जैसे हम लोग चेचक माता कहते हैं तो वहाँ मीना माता, इस कारण इसे मीना माता रोग कहा जाने लगा। और जो है अपशिष्ट से संबंधित और भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपको जानने योग्य हैं। डीबीटी से आप क्या समझते हैं? ये भी जो है अपशिष्ट से संबंधित प्रश्न है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करने के लिए कीटनाशकों जैसे डीबीटी का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो फसल हमारे होते हैं उसमें बहुत से कीट पड़ जाते हैं जो फसलों को नष्ट करते हैं, तो हम लोग जो है डीबीटी नामक एक जो है कीटनाशक खेतों में डालते हैं, जिससे क्या होता है कि वो कीड़े मर जाते हैं और फसल अधिक उत्पादन होता है। इसे इस्तेमाल से फसलों का उत्पादन उन्नत तो हुआ, उन्नत माने ज़्यादा तो हुआ, लेकिन यह रसायन कीटों के साथ साथ मानव और अन्य जंतुओं के लिए अत्यंत हानिकारक हो लगी। मतलब यह तो हमारा फसल का उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन क्या हुआ कि यह रसायन जो था वो कीटों के तो मारता ही था, लेकिन जो मानव थे और अन्य जंतु थे उनके लिए भी यह अत्यंत हानिकारक था। यह कीटनाशक लंबे समय तक मिट्टी में उपस्थित रहता है और यह नष्ट नहीं होता। यह मिट्टी में उपस्थित रहता है और ख़राब नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। इस कारण कई देशों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किस पर? डीबीटी पर। इसको ध्यान रखिएगा, डीबीटी क्या है? ये कीटनाशक दवा है। उसके बाद आपको मैं अधिक से अधिक जानकारी देना चाहता हूँ कि उस किताब को मैं 2 पार्ट में ख़त्म करना चाहता हूँ। उच्च प्राथमिक स्तर का जो पर्यावरण अध्ययन है उसी से संबंधित एक और प्रश्न आता है, स्टेबास क्या है? एस्बेस्टास से आप क्या समझते हैं? एस्बेस्टास से आप क्या समझते हैं? एस्बेस्टास एक रेशेदार सिलिकेट रसायन होता है। क्या होता है? रेशेदार सिलिकेट रसायन होता है। एस्बेस्टास चादर का प्रयोग छतों और दरवाज़ों के निर्माण के लिए किया जाता है। कहाँ इसका प्रयोग होता है? छतों और दीवारों के निर्माण या दरवाज़ों के निर्माण के लिए किया जाता है। अपशिष्ट के रूप में फेंका गया यह पदार्थ हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर फेफड़ों का नुकसान पहुंचाता है। किसका नुकसान पहुंचाता है? हमारे शरीर में फेफड़ों का नुकसान पहुंचाता है। यह एस्बेस्टास बीमारी का कारण भी होता है। यह जो है एस्बेस्टास एक बीमारी है, इसका ये प्रमुख कारण भी है जिसमें श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। ये फेफड़ों से संबंधित रोग करता है। जो इसमें प्रश्न आ सकता है कि एस्बेस्टास किस बीमारी से संबंधित जो है रोग है, तो यह श्वसन प्रक्रिया से संबंधित रोग है। उसके बाद हमारे जो मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक लोग थे उस
ये जो अपशिष्ट था, इस अपशिष्ट का निवारण करने के लिए, निस्तारण करने के लिए उसका उन्होंने 4 सुझाव दिया। कितना सुझाव दिया? 4 सुझाव दिया, जिसको हम 4R कहते हैं। क्या कहते हैं? 4R। 4 मतलब एक, R मतलब दोस्त होता है। R माने क्या होता है? दोस्त होता है। लेकिन यहाँ पर 4R है, मतलब 4R, मतलब जो है 4R मतलब 4R, मतलब 4 दोस्त हैं जो हमारे कचरा के प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक सुझाव दिया है। ये 4R क्या है? प्रश्न आता है कि 4R क्या है, तो इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये BIQ प्रश्न है। तो कचरे के प्रबंधन है तो 4R सुझाव से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरण में, पहले इसको समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, 4R की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। पर्यावरण में बढ़ता यह प्रदूषण मानव तथा अन्य जैवधारियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पर्यावरण में बढ़ता यह प्रदूषण जो मतलब अपशिष्ट है, कचरा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे चिकित्सीय हो, चाहे औद्योगिक हो, चाहे वो ठोस द्रव्य हो कचरा हो, चाहे वो गैसीय कचरा हो, चाहे वो जो है कैसा भी कचरा हो, तो ये हमारे मानव जीवन तथा अन्य जीवधारियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अतः कचरे का सही तरीके से प्रबंधन तथा उस प्रबंधन तो मैनेजमेंट तथा उसका निस्तारण करना स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसको हमको निस्तारण करना चाहिए, मतलब उसका ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कचरा ख़त्म हो जाए और हमारे स्वास्थ्य और स्वच्छता पर उसका कोई दुष्प्रभाव न पड़े, या हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, या पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, या हमारे जीव जंतुओं पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। कचरे के प्रबंधन हेतु 4R सुझाव सुझाए गए हैं। कितने सुझाव सुझाए गए हैं? 4R, 4 4R जो है सुझाए गए हैं। 4R याद रखिएगा कि R मतलब होता है दोस्त। तो जो 4R हैं ये पर्यावरण, हमारे लाइफ और अन्य जीवधारियों के लिए भी यह क्या है? R है, मैंने दोस्त का काम करते हैं। और दोस्त का काम होता है मतलब आपका हित करना, अहित करना नहीं। तो कचरे के प्रबंधन हेतु 4R सुझाए गए हैं जिनका हमें अनुसरण मतलब नकल करना चाहिए, या उसका यूज करना चाहिए, या उस मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4R हम अपनाएंगे, ये नारा है। 4R हम अपनाएंगे, कचरे से छुटकारा पाएंगे। 4R हम अपनाएंगे और कचरे से 4R हम अपनाएंगे, कचरे से छुटकारा पाएंगे। तो पहला होता है रिफ्यूज, दूसरा होता है रीड्यूज, और तीसरा होता है रीयूज, और चौथा होता है रिसाइकिल। ठीक है, तो शब्दों से ही मालूम पड़ रहा है कि जो है ये इसका क्या अर्थ है। तो फ्यूज मतलब मना करना, मतलब जो आदमी कचरा का सामान लाता है उसको पहले हम क्या करें कि भैया ऐसा सामान मत खरीदो जिससे कि कचरा उत्पन्न हो या कचरा अधिक हो, तो जो कम कचरा वाला सामान खरीदो। तो ठीक है, इसका एक सलाह दे सकते हैं हम। तो उसको हम रिफ्यूज़ करें, पहले उस सामान को न लाने के लिए हम क्या करें? मना करें, मतलब रिफ्यूज़ करें। फिर उसके बाद अगर वो सामान बहुत ही आवश्यक है, लाना बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम अधिक मात्रा में न लाएं, कम मात्रा में लाएं, तो उसको क्या कहेंगे? रिड्यूज, मतलब कम करना। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, अगर हम वो सामान ला ही दिए घर पर, ठीक है, तो अब क्या करें? रीयूज। क्या करें? रीयूज। जैसे मान लीजिए कागज़ है, कागज़ को आपने लिखा, एक तरफ लिखा, जैसे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कापी माता पिता से खरीद लेते हैं और एक तरफ लिखते जाते हैं, दूसरी तरफ छोड़ देते हैं। तो आप उसको प्रयास करिए कि दूसरी तरफ भी लिखिए, मतलब दोनों तरफ, दोनों पेजों में लिखिए। फिर उसको क्या करिए कि कुछ और प्रयोग करिए, मतलब सामान को आप जो है मतलब उसको फेंकिए मत, उसका सामान घर पर है तो इधर उधर दीजिए। ठीक है, फिर उसको जलाकर नष्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यह जो है रीयूज है, मतलब पुनः चक्रण कहलाता है, मतलब पुनः उसका उपयोग हम कर सकते हैं। फिर है R4, मतलब चौथा रिसाइकिल, मतलब पुनः चक्रण करना। जैसे मैंने बताया कि आपको जैसे टीवी का सामान है, मोबाइल का सामान है और अन्य कचरा है, फ्रिज है, तो उसको हम क्या करते हैं? अपने कबाड़ी वाले को दे देते हैं और कबाड़ी वाला उसको ले जाकर कंपनी को देता है, उसके बदले में वो पैसा पाता। कबाड़ी वाला जब कंपनी को देता है तो कंपनी उसको क्या है? उसको गलाती है। ठीक है, गलाने के बाद पुनः उससे नया सामान बन जाता है। तो क्या हो गया? पुनः चक्रण हो गया। ठीक है, हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग जो है इसको शेयर ज़रूर करिएगा। अब आगे जो है मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है मैं इसी पे यहाँ समाप्त करता हूँ। और मैंने आपको जो है 35 प्रश्न जो है यहाँ पर आपको मैंने आज बताया। ठीक है, और इसमें लगभग 50-55 प्रश्न है, बढ़ जा रहा है, तो समय ज़्यादा हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है वीडियो। इस नाते मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि यह जो है आप लोग
हमारे चैनल को सब्सक्राइब और करेंगे और अपने मित्रों को जो भी जो है इसकी आवश्यकता जो भी परीक्षा की तैयारी करें उनके पास शेयर ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।